नमस्कार दोस्तों। मशहूर शायर जिगर मुरादाबादी का एक शेर है, उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। इस शेर की लाइनों से एक शब्द बदलकर आज यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट श्रीनिवास ने ट्वीट किया एक वीडियो के साथ। क्या ट्वीट किया और उसके बाद क्यों मैं ये जिक्र कर रहा हूं, इस पर आते हैं। श्रीनिवास ने लिखा अपने ट्विटर पर, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उससे कुछ घंटे पहले, उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, हमारा काम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। तो पैगाम जिगर मुरादाबादी ने लिखा था, वहां काम किया, चूंकि श्रीनिवास एक काम कर रहे हैं, खास तरह का काम, सेवा। आप सब लोग जानते हैं कि यूथ कांग्रेस के मुखिया प्रेसिडेंट श्रीनिवास किस ढंग से अपनी पूरी टीम के साथ इस कोरोना काल में दिन रात जुटे हुए हैं। न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश के कोने कोने में जो मरीज हैं, जरूरतमंद हैं, उनके तीमारदार हैं, उनके परिजन हैं, उन्हें चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत हो, चाहे हॉस्पिटल में बेड मुहैया कराने की जरूरत हो, या दवाओं के इंतजाम की बात हो, या किसी भी तरह प्लाज्मा की जरूरत हो, श्रीनिवास और उनकी टीम लगातार दिन रात फरिश्तों की तरह काम कर रही है। लेकिन आज फरिश्तों की उस टीम के दफ्तर में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची। मकसद यह था जानना और पूछना कि आप जो इंतजाम कर रहे हैं, आप जो ये सिलेंडर का इंतजाम कर रहे हैं, आप जो ये रेमडेसिविर दवाओं का इंतजाम कर रहे हैं, इंजेक्शन का इंतजाम कर रहे हैं, या और किसी तरह के संसाधन का इस्तेमाल करते हुए लोगों के लिए सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं, तो आपके पास ये कहां से आ रहा है? पीछे कहीं कालाबाजारी तो नहीं कर रहे हैं? कहां से फंड आ रहा है? क्या मकसद है? इसके पीछे कौन लोग हैं? शायद दिल्ली पुलिस यही जानने के लिए यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट के दफ्तर पहुंची। और जब दिल्ली पुलिस के लोग वहां श्रीनिवास से पूछताछ कर रहे थे, यह खबर जब सोशल मीडिया में आई, तो सैकड़ों लोगों ने पुलिस के इस रवैये के खिलाफ ट्विटर पर लगातार लिखना शुरू किया। बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे वो लोग जिन्होंने बीते एक महीने के दौरान आधी रात को, तड़के सुबह 4-5 बजे, रात को 10 बजे, या किसी भी वक्त 24 घंटे लगातार श्रीनिवास को टैग करके मदद की गुहार लगाते रहे। चाहे वो दवा का मामला हो, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर का मामला हो, चाहे किसी जगह ऑक्सीजन बेड खोजने का मामला हो, चाहे किसी हॉस्पिटल में आईसीयू बेड तलाश करने की बात हो, चाहे किसी भी चाहे एम्बुलेंस की सुविधा की बात हो। ऐसे वक्त में एक शख्स, हालांकि कई और लोग थे, लेकिन एक शख्स यूथ कांग्रेस के श्रीनिवास भी थे, जिन्हें देश भर के लोग टैग कर रहे थे, जिसमें कलाकार भी थे, फिल्मकार भी थे, पत्रकार भी थे, और हैं जिसमें टेलीविजन के तमाम नामचीन चेहरे, तमाम बोल रहा हूं तो तमाम, कोई छूटा नहीं। आप नाम जोड़ते जाइए, सोचते जाइए, और उनके ट्वीट आप 25 दिनों का खोज लें तो आपको मिलेगा श्रीनिवास को टैग करते हुए, श्रीनिवास जी प्लीज हेल्प कर दीजिए, श्रीनिवास जी इनके लिए कुछ कर दीजिए, और श्रीनिवास की तरफ से आपको जवाब भी मिलेगा, डन, आई एम ऑन इट, मैं कर रहा हूं, हो गया, प्लाज्मा उन तक पहुंच गया, दवा उन तक पहुंच गई, ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर हमारे फरिश्ते पहुंच गए, हॉस्पिटल बेड फला जगह उनके लिए खाली है। लगातार ये शख्स और इससे जुड़े लोग और अलग अलग राज्यों में जो उनकी टीम के सदस्य हैं, वो लगातार जवाब देते रहे। लेकिन चाहे श्रीनिवास हो, चाहे आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे हो, वो भी इसी तरह से सक्रिय, करीब करीब 1.25 महीने से इसी तरह से सक्रिय हैं। और इसी सक्रियता के बीच दिलीप पांडे खुद कोरोना के शिकार हुए, उनकी पत्नी, उनका पूरा परिवार कोरोना का शिकार हुआ, और क्वारंटीन भी हुआ, इलाज भी कराता रहा, और अभी अभी मुक्त होकर बाहर निकला है, दवाओं पर पूरा परिवार है। लेकिन दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम उन तक भी पहुंची कि आप जो मदद कर रहे हैं, ये मदद कहां से आ रही है? इसी तरह से दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम दिल्ली कांग्रेस के पूर्व विधायक, दिल्ली से कांग्रेस के पूर्व विधायक मुकेश शर्मा के पास भी पहुंची 2 दिन पहले कि आप जो मदद कर रहे हैं, क्योंकि ये सब लोग ट्विटर पर मददगार के तौर पर, फरिश्तों के तौर पर दिख रहे थे, क्योंकि इन्हें सैकड़ों लोग, हजारों लोग टैग करके मदद मांग रहे थे। हम जैसे लोग हों, चाहे वो तमाम नामचीन चेहरे हों, जो मोदी योगी के अलावा जिन्होंने 7 साल में किसी का ढिंढोरा नहीं पीटा, पूरे विपक्ष को लगातार निशाने पर लिया, वो तमाम लोग भी इन्हीं को टैग कर रहे थे। वो नामचीन चेहरे, वो चमकते चेहरे जिन्होंने ढिंढोरा तो पीटा, मुनादी तो की मोदी और योगी की, अमित शाह की,
लेकिन जिन्होंने 7 साल तक योगी के लिए पत्रकारिता की, मोदी के लिए पत्रकारिता की, एक बार भी किसी भी ट्वीट में मोदी को या अमित शाह को टैग करके मदद नहीं मांगी। उन्होंने भी श्रीनिवास को टैग किया, उन्होंने भी मुकेश शर्मा को टैग किया, उन्होंने भी दिलीप पांडे को टैग किया। इन सब के पास पुलिस पहुंच चुकी है। मकसद ये जानना कि आप ये संसाधन कहां से जुटा रहे हैं। अब इसके पीछे वजह क्या है? वजह यह है कि दिल्ली में एनजीओ चलाने वाले डॉक्टर दीपक सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की। उस याचिका में उन्होंने कहा कि दिल्ली में मेडिकल माफिया पॉलिटिशियन का नेक्सस है जो दवाओं की कालाबाजारी कर रहा है। सीबीआई जांच होनी चाहिए और इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच और एफआईआर दर्ज करने की मांग तो ठुकरा दी, लेकिन दिल्ली पुलिस को कहा कि आप इस मामले की जांच करके और उसके बाद स्टेटस रिपोर्ट अदालत में सौंपें। उसके बाद दिल्ली पुलिस सक्रिय हो गई, मौचे खिल गई, दिल्ली पुलिस को मौका मिला। और ये हम सब लोग अंदाजा लगा रहे थे कि होगा, ये कोई अप्रत्याशित नहीं है। ये याचिकाकर्ता कौन है, क्या है, मैं नहीं जानता, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है पता नहीं, लेकिन ये मुमकिन है और मुमकिन था कि ऐसे लोग जो अचानक 1 महीने में फरिश्तों के तौर पर उभरे, जो बीजेपी के निशाने पर रहने वाले संगठन के लोग हैं, उन्हें उनके पीछे तो पुलिस पड़ेगी, उनके पीछे एजेंसियां पड़ेगी कि तुम वो काम कर रहे हो कैसे जो हम नहीं करना चाहते या हम नहीं कर रहे। ये अवश्यंभावी था, इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। तो अब आज हुआ क्या कि जब श्रीनिवास के दफ्तर में दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची और जैसे ही ये खबर आई कि वहां दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के लोग पूछताछ कर रहे हैं, ट्विटर पर सैकड़ों पत्रकारों ने, उन पत्रकारों ने जो लगातार देख रहे थे, उन पत्रकारों में वो चेहरे अभी शामिल नहीं हैं जिनका जिक्र मैंने किया, मोदी और योगी और अमित शाह और सरकार परस्त चेहरे, या जिन्होंने 6 साल 5 साल 7 साल तक सरकार के पक्ष में पत्रकारिता की, वो चेहरे जो श्रीनिवास से मदद मांग रहे थे, उनमें से कई चेहरों के ट्विटर हैंडल आज मैंने जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं इसके पहले तक देखा है, किसी ने इस पर एक शब्द नहीं बोला। प्रतिवाद का एक शब्द नहीं है कि दिल्ली पुलिस गई तो क्यों गई, जाना चाहिए या नहीं, या गई तो इसके पीछे कोई मकसद है, या दिल्ली पुलिस कोई आने वाले समय में जांच करके कोई इस तरह का चार्जेस फ्रेम करके इन्हें फंसाएगी तो गलत होगा। इस तरह का कोई भी प्रतिवाद किसी की तरफ से नहीं है। लेकिन बाकी जो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने ट्विटर पर लगातार लिखा और लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं और क्या कह रहे हैं, उससे पहले एक चीज और बता दूं। शाहिद सिद्दीकी 4 दशकों से ज्यादा वक्त तक पत्रकारिता करते रहे हैं, खुद उन्होंने अखबार निकाला है और राजनीतिक दलों से भी जुड़े रहे हैं, राज्यसभा सदस्य भी रहे। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि ईद के दिन क्राइम ब्रांच का एक इंस्पेक्टर मुझसे ये पूछताछ करने आया कि मुझे रेमडेसिविर इंजेक्शन का 2 डोज या 2 इंजेक्शन कैसे मिला प्रियंका गांधी और मुकेश शर्मा से, मेरी पत्नी के लिए, क्योंकि उनकी पत्नी एकदम डेथ बेड पर थी, ऐसी स्थिति थी। और उन्होंने लिखा कि टैक्स पेयर का पैसा ऐसे मामलों में इंक्वायरी करके और ये करके इसका फालतू का इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसे उन्होंने लिखा। और उसका जवाब प्रियंका गांधी ने फिर दिया कि अगर किसी की मदद करना अपराध है, गुनाह है, तो मैं ये मदद बार बार करूंगी। आप जरा सोचिए कि उस आदमी के पास भी पुलिस पहुंच रही है जिसे एक दवा मिली थी, इंजेक्शन मिला था या ऑक्सीजन सिलेंडर मिला था। तो सवाल उठता है, अगर दिल्ली पुलिस इतनी डिटेलिंग में जा रही है कि हर उस शख्स के घर जाएगी जिसे इंजेक्शन सिलेंडर या कोई दवा मिली हो, तो फिर सवाल उठता है क्या उन नामचीन चेहरों के यहां भी जाएगी जो लगातार हेल्प 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 प्लीज हेल्प प्लीज हेल्प ट्वीट कर रहे थे, और ट्वीट करके उसके बाद जब हेल्प कर रहे थे श्रीनिवास और उसके या दिलीप पांडे या मुकेश शर्मा, तो फिर उनका शुक्रिया अदायगी का ट्वीट भी आप देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ट्वीट है, और मौका मिले तो आप मेरे यूट्यूब पर, फेसबुक पर ऐसे लोगों के ट्वीट कम से कम टैग करें, कोशिश करूंगा किसी और वीडियो में जिक्र करूंगा। लेकिन वो सारे लोग आज चुप हैं। अब सवाल उठता है ये, और जिन लोगों ने कहा, जिन लोगों ने प्रतिवाद किया, उसमें विक्रम चंद्रा हैं,
एनडीटीवी के सीईओ रह चुके हैं। अभी एडिटर जी नाम का एक ऐप उनका है। अशोक पांडे ने लिखा है, कितना अच्छा होता सरकार बहादुर कहते। श्रीनिवास जी, दिलीप जी, मुकेश अग्रवाल जी, आप लोग आराम करो, जिसे जो ज़रूरत हो वो हमें बताएं, हम सबकी मदद करेंगे। इसी तरह से बहुत सारे लोगों ने लिखा है। रोहिणी सिंह ने लिखा, उसके बाद निधि राजदान ने लिखा है, आदेश रावल ने लिखा है कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम यूथ कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास से पूछताछ करने पहुंची कि ज़रूरतमंद लोगों के लिए राहत सामग्री कहां से ला रहे हैं। अभिसार शर्मा ने लिखा है, श्रीनिवास, मुकेश शर्मा और दिलीप पांडे के साथ दिल्ली पुलिस के इस बर्ताव को सभी मीडिया कर्मियों को अपने अखबारों और चैनल्स में उठाना चाहिए। इन लोगों ने सबकी मदद की है। स्वाति चतुर्वेदी ने लिखा है, ये शर्मनाक है और ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है। पूनम पांडे ने लिखा है कि जिन लोगों ने मुश्किल वक्त में साथ दिया उनके साथ कैसा बर्ताव हो रहा है। रोहिणी सिंह ने लिखा, दिल्ली पुलिस का श्रीनिवास से पूछताछ करना साबित करता है कि सरकार खुद सकारात्मक नहीं नकारात्मक है। युवा नेता की खाल में छिपा ट्रोल महामारी में सांप्रदायिकता का गंदा खेल खेल रहा था, तब श्रीनिवास न जाने कितने परिवारों के लिए ईश्वर के दूत बनकर आए। क्या मीडिया आप आज भी चुप रहेगा? रोहिणी सिंह जब ये लिख रही हैं तो ये लिख रही हैं तेजस्वी सूर्या के बारे में। तेजस्वी सूर्या भारतीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, एक सत्ताधारी पार्टी जिसकी केंद्र में सरकार है, उसका जो युवा संगठन है, युवाओं का संगठन, उसके मुखिया सांसद तेजस्वी सूर्या, वो क्या कर रहे हैं ट्विटर पर आप देखेंगे, पता चलेगा। इसमें भी, इस दौर में भी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, मदद के नाम पे छिटपुट कुछ काम कर रहे होंगे बेंगलुरु में, कभी नारियल पानी बांटने का, कभी ऐसे छिटपुट, और बाकी मोदी जी के प्रचार के लिए ट्वीट करते रहते हैं। तो उन्हीं का जिक्र एक तरह से किया उस वक्त जब उस संगठन को सबसे अधिक काम करना चाहिए, क्योंकि सत्ता, सरकार, सिस्टम सब कुछ उनके पास है, तब वो संगठन, हारी हुई पार्टी का संगठन, युवा संगठन काम कर रहा है, तो उस संगठन के मुखिया से पुलिस पूछताछ करने जा रही है। इसी तरह बहुत सारे लोगों ने लिखा, 50 लोग लगातार ट्वीट कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, ये कह सकते हैं बहुत सारे लोग, दलील देंगे, सरकार समर्थक, सरकार परस्त, चाहे यूट्यूबर हो, मुझे भी गालियां देते हुए कुछ यूट्यूब बन सकता है, यूट्यूबर गालियां दे सकते हैं, या फेसबुक ट्विटर पर तो दे ही रहे कि आदेश दिल्ली हाईकोर्ट का है, जांच करने दिल्ली पुलिस गई। सवाल मंशा का है, सवाल तरीके का है, और सवाल आने वाले वक्त में आशंका का है। दिल्ली पुलिस किस तरह से जांच करती है, किस तरह से चार्जशीट करती है, और किस तरह से किसको फंसाती है, किसको बचाती है, इसकी मिसालें आप दिल्ली दंगों के दौरान देख लीजिए। कपिल मिश्रा जो गोली मारो सालों को के नारे के साथ गलियों में घूम रहे थे और न जाने क्या क्या करते हुए उनका वीडियो वायरल हुआ था, डीसीपी के बगल में खड़े होकर धमकियां दे रहे थे, लेकिन उनके खिलाफ चार्जशीट में एक शब्द नहीं है। और उनके खिलाफ चार्जशीट में है जो दंगाई के तौर पर या दंगों के वक्त वहां मौजूद नहीं थे, उनके भाषणों के आधार पर भी उनके खिलाफ मुकदमे। तो लेकिन मैं विषय से भटकूंगा नहीं, सिर्फ कहने का मकसद यह है कि अगर पुलिस चाहेगी, अगर सिस्टम चाहेगा, और दिल्ली पुलिस दिल्ली में किसके अधीन है आप सब जानते हैं, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन। और अगर दिल्ली पुलिस जांच में यह तय कर ले कि हमें इन्हें फंसाना है, तो फंसाने के लिए 100 हथियार है। एक अभी ताजा मामला है, दिल्ली आम आदमी पार्टी के इमरान हुसैन के घर से कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद हुआ और सोशल मीडिया पर ट्वीट किया गया कि कैसे कालाबाजारी की जा रही थी, और लगातार उनकी लानत मलामत हुई। लेकिन बाद में पता चला दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया उन आरोपों को, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, इमरान हुसैन ने कहा कि मैंने ये खरीदा है, अपने संसाधन जुटाए हैं लोगों की मदद के लिए, कहीं हरियाणा से मैं गैस मंगा रहा था। और उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश के मुताबिक पूरी जानकारी, पूरी पर्ची, सब कुछ उन्होंने जमा की, और अदालत संतुष्ट हुआ कि इसमें कालाबाजारी जैसी कोई बात नहीं थी। और ये माना कि अगर कोई अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने संसाधन जुटाकर अगर कोई लोगों की मदद करता है तो गलत नहीं है। और ऑक्सीजन की होर्डिंग से जुड़ी याचिका को, जो इमरान हुसैन के खिलाफ याचिका थी, उसको खारिज कर दिया दिल्ली हाईकोर्ट ने। अभी हुआ, नहीं तो एक तरह से उनके खिलाफ ऐसा माहौल बन गया था। उनमें एक और एलिमेंट था, मुस्लिम, क्योंकि ऐसे लोगों को हिंदू मुस्लिम में अगर एक मुसलमान मिल जाए, एक मुस्लिम एंगल मिल जाए, तो इनके लिए सोने पर सुहागा होता है। तो वहां मुस्लिम एंगल था, क्योंकि इमरान हुसैन एक
राजनीतिक एंगल था, क्योंकि विरोधी पार्टी आम आदमी पार्टी के नेता, विधायक और केजरीवाल सरकार के मंत्री। लेकिन उसमें क्या हुआ? वैसे ही अगर श्रीनिवास अगर अपने संसाधन से, पार्टी के संसाधन से, या जैसे भी चंदा करके, जो भी करके फंड कर रहे हैं, उन्होंने ट्विटर पर कुछ दिन पहले अपील भी की थी कि आप लोग डोनेट करिए, और बहुत सारे लोगों ने डोनेट किया, मैंने भी डोनेट किया है, मेरे परिवार के कुछ और लोगों ने डोनेट किया, और सब ऑनलाइन डोनेशन है। तो अगर इस तरह से कोई संसाधन जुटाता है और अगर इस तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर और ऐसी चीजें जुटाकर लोगों की मदद करता है, तो क्या ये वक्त है कि उन्हें डराया जाए? ये वक्त है कि उन्हें पुलिस, क्राइम ब्रांच की पुलिस बिना किसी पूर्व सूचना के उन तक पहुंचे और ऐसा माहौल बने कि अब डर जाओ, नहीं तो अगर ये काम करते रहे तो तुम्हारी गिरफ्तारी हो सकती है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि गौतम गंभीर, जो दिल्ली से बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने अपने ट्विटर पर, हालांकि शुरुआती दिनों में गायब थे, आईपीएल की कमेंट्री कर रहे थे जब दिल्ली में कोरोना ने पांव पसारा, लेकिन जब उनकी कई दिनों तक लगातार लानत मलामत हुई तब अवतरित हुए सीधे ट्विटर पर, और उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि मेरे दफ्तर से लोग चाहें तो फेबीफ्लू मुफ्त में पूसा रोड के कार्यालय से लोग ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम देने की कोशिश करेंगे। पूर्वी दिल्ली के लोग फेबीफ्लू मेरे कार्यालय जागृति इनक्लेव से 10 से 5 बजे के बीच मुफ्त में ले सकते हैं, अपना आधार और डॉक्टर की पर्ची लाएं। ये गौतम गंभीर ने 3 बार अपने ट्विटर पर लिखा है। फिर लिखा है कि मैं दोबारा बता दूं कि 10 से 4 बजे तक पूसा रोड में मुफ्त में मिलेगा, इस तरह का लिखा। और ये उनके ट्वीट 25 अप्रैल, 27 अप्रैल और 21 तारीख को है। आम आदमी पार्टी और दूसरे लोग कह रहे हैं, दूसरे विरोधी दल के लोग, कि फेबीफ्लू बाजार में उपलब्ध नहीं था। फेबीफ्लू कोई आदमी इंडिविजुअल अपने पास रख के हजारों की संख्या में मुफ्त में लोगों को नहीं बांट सकता, ये तरीका भी सही नहीं है। लेकिन गौतम गंभीर सत्ताधारी दल के नेता, हालांकि कहा जा रहा है कि पुलिस उनसे भी पूछताछ करेगी, अब करेगी, जब करेगी तब देखेंगे। लेकिन ऐसे बहुत सारे बीजेपी के नेता भी हैं जो लोगों की मदद कर रहे हैं, सत्ताधारी दल से जुड़े नेता भी हैं। ग्रेटर नोएडा इलाके के, जेवर इलाके के विधायक हैं बीजेपी के, धीरेन्द्र सिंह शायद, अगर नाम ठीक से बोल रहा हूं, वो लोगों की मदद कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे 50 लोग हो सकते हैं, दिल्ली में कई लोग हैं मदद कर रहे हैं। तो क्या उन तक भी पुलिस पहुंचेगी? क्या उनकी भी उसी सख्ती से जांच होगी, या वो ऐसे ही उन्हें क्लीन चिट मिल जाएगा जैसे दिल्ली दंगों के वक्त कपिल मिश्रा को मिल गया, और जिन्हें फंसाना चाहते थे उन्हें फंसा दिया? ये तो दिल्ली पुलिस के हाथ में है। ये दिल्ली पुलिस तय कर सकती है कि सबसे बड़ा हीरो कौन है, और वो हीरो सत्ताधारी दल का नहीं है, चाहे श्रीनिवास हो, चाहे दिलीप पांडे हो, चाहे मुकेश शर्मा लगातार बीते 15 दिनों, बल्कि मैं कहूंगा कि श्रीनिवास को मैंने भी कई बार टैग किया, और टैग किया ऑक्सीजन सिलेंडर, बेड या तमाम चीजों के लिए, और उन्होंने मदद की, न सिर्फ दिल्ली में बल्कि जयपुर और देश के अलग अलग हिस्सों में, इलाहाबाद से लेकर अलग अलग हिस्सों में। तो जब सरकार लापता है, और सरकार के लापता होने को लेकर आउटलुक जैसी मैगजीन फ्रंट पेज पर कवर स्टोरी छापता है, पत्रिका छापती है मिसिंग, आपने देखा होगा कि कैसे सरकार 7 साल से मिसिंग है और कैसे सरकार की तलाश की जा रही है। ये कवर स्टोरी आउटलुक की, जब देश दुनिया के अखबारों में, वाशिंगटन पोस्ट से लेकर, वॉल स्ट्रीट जर्नल से लेकर, न्यूयॉर्क टाइम्स और द गार्डियन में मोदी सरकार की नाकामियों पर संपादकीय लिखे जा रहे हो, लेख लिखे जा रहे हो, शर्मिंदगी की इंतहा जब सरकार के लिए हो जाए, तब एक फर्जी प्रोपेगेंडा के तहत गलत प्रचार के लिए या मोदी को सही साबित करने के लिए नोएडा के मालिकाना हक वाले एक स्थानीय द डेली गार्डियन में बीजेपी प्रवक्ता के लेख को बीजेपी के दर्जनों मंत्री ट्वीट करके ये जताने की कोशिश करें कि गार्डियन अखबार में मोदी की शान में क्या जबरदस्त लेख छपा है। इस प्रोपेगेंडा के दौर में जब सरकार की नाकामी को लेकर हर रोज सैकड़ों सबूत, सैकड़ों वीडियो हैं, उत्तर प्रदेश में गंगा और नदियों में लाशें तैर रही हैं 100-100, 200 किलोमीटर तक, उन्नाव से लेकर, गाजीपुर से लेकर, बनारस से लेकर और बिहार के बक्सर तक, तो वहां आप कभी लाशों को छुपाने की कोशिश करते हैं, कभी लाशें वहां दिख न जाए उसके इंतजाम करते हैं,
कैमरामैन वहां ना पहुंचे इसके इंतजाम करते हैं। सरकारों को जो करना चाहिए वो करने में जब नाकाम होती है तो उसके बाद तलाश उसकी होती है जो मदद कर रहा है। गोवा के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में बीते 4 दिनों के भीतर 74 लोगों की मौत, मरीजों की मौत बगैर ऑक्सीजन हुई है। 74 लोगों की बीते 4 दिनों में। और वो सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है, बीजेपी की सरकार है। और उसी मेडिकल कॉलेज में अभी कल ही शायद जो गोवा के चीफ मिनिस्टर है पीपीई किट में समाकर पूरी तरह से पैक होकर पूरी सुरक्षा के साथ मुआयना करके आए और उसके बाद पता चला 10-12 मरीज और मर गए। तब जबकि गोवा मेडिकल कॉलेज की तरफ से बार बार गुहार लगाई गई मुख्यमंत्री कार्यालय आवास में फोन करके कि ऑक्सीजन नहीं है। तो जहां सरकार को ऑक्सीजन का इंतजाम करना चाहिए, जहां सरकार को इलाज की व्यवस्था हो उसका इंतजाम करना चाहिए, जहां सरकार को यह देखना चाहिए कि अस्पताल के गेट पर, अस्पताल के बाहर या अस्पताल के वार्ड में भेड़ बकरियों की तरह लोग एक बेड पर 2-2 लोग लदे हैं, नाक में ऑक्सीजन लगा है, ऑक्सीजन का मास्क, लेकिन उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है। जो दवा उसे चाहिए उसके पास नहीं है। जिसे ऑक्सीजन बेड चाहिए वो जनरल वार्ड में है, जिसे आईसीयू चाहिए ऑक्सीजन बेड पर, बिना ऑक्सीजन वाले बेड पर है, वो दम तोड़ रहा है। ये सरकारों की जिम्मेदारी है। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी की है, क्योंकि विश्व गुरु, वैक्सीन गुरु, इन सारी उपाधियों से उन्हें नवाजा गया। यूपी में किसकी सरकार है, एमपी में किसकी सरकार है, कर्नाटक में किसकी सरकार है। और ऐसे भी देश में ऑक्सीजन की किल्लत ना हो, यह जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। और प्रधानमंत्री के तौर पर अगर प्रधानमंत्री मोदी दुनिया भर में श्रेय लेते हैं कि भारत कोरोना से मुक्त हो गया, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लंबे लंबे भाषण देते हैं, दुनिया भर को वैक्सीन सप्लाई करने लगते हैं, यह दिखाने के लिए कि वैक्सीन के मामले में कैसे हम दुनिया में सर्वोच्च पायदान पर हैं, ऊंचे पायदान पर हैं, और उसके बाद अगर देश में वैक्सीन की किल्लत हो जाती है, अगर देश में लाइलाज लोग मरते हैं, तो क्या जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की नहीं है? प्रधानमंत्री मोदी बंगाल में रैलियां कर रहे थे उस वक्त जब कोरोना का शिकंजा दिल्ली से लेकर बंगाल तक कस चुका था। अमित शाह वहां रैलियां कर रहे थे। जब बहुत लानत मलामत हुई तो आखिरी दौर की रैली कैंसिल हुई। लेकिन उसके पहले कोरोना फैलने के बाद कम से कम 4 दौर में चुनाव हुए और हर दौर में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की रैलियां हुई। तो तब जिम्मेदारी किसकी थी? क्या प्रधानमंत्री, और ऐसी भी रैली हुई जिसमें प्रधानमंत्री कह रहे हैं इतनी भीड़, यहां से वहां तक भीड़ देखकर मैं तो हतप्रभ हूं, आश्चर्यचकित हूं, ऐसा ही कुछ स्टेटमेंट ठीक से याद नहीं है। एक तरफ लोग मर रहे हैं, यूपी से लेकर, दिल्ली से लेकर, एमपी से लेकर, हरियाणा से लेकर, अलग अलग राज्यों में, बिहार तक में, और वहां आप भीड़ देखकर खुश हो रहे हैं उस दौर में। तो प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है क्या? प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं थी कि देश के मुख्यमंत्रियों के साथ हर सप्ताह में 2 बार मीटिंग करते, तमाम उन जिम्मेदार अधिकारियों के साथ देश भर के उस सिस्टम को दुरुस्त करने में अपनी मुख्य भूमिका निभाते? अगर देश की व्यवस्था का, देश की जिम्मेदारी विदेशों में आप लेते हैं और तब भारत एक है और भारत के मुखिया के तौर पर आप खुद को प्रोजेक्ट करने से पल पल प्रचार योजना का हिस्सा होते हैं, तो फिर जब देश इस संकट में है तो आप ये कहकर नहीं बच सकते कि राज्यों की जिम्मेदारी है। और ये उन राज्यों को सिर्फ निशाने पर नहीं रखा जा सकता जहां आपकी सरकार नहीं, क्योंकि यूपी का क्या हाल है हर रोज देख रहे हैं। लाशें यूपी में ही तैर रही है सर, और यूपी और बिहार दोनों जगह आपकी सरकार है। चाहे वो बिहार से लाशें तैर कर बक्सर, माफ करें, यूपी से लाशें तैर कर बक्सर की तरफ जा रही हो, चाहे बिहार से लाशें तैर कर यूपी की तरफ आ रही हो, किसकी जिम्मेदारी है? और ऐसे वक्त में वैक्सीन की किल्लत, इन तमाम चीजों को छोड़कर पुलिस सक्रिय हो गई है उनकी तलाश करने में, उनके खिलाफ कागज तैयार करने में, जिन्होंने इस कोरोना काल में फरिश्तों की भूमिका निभाई है, फरिश्तों की तरह काम किया। अभी आज ही अखबार में मैंने देखा कि केंद्रीय मंत्री हैं सदानंद गौड़ा, उनसे बेंगलुरु में पत्रकारों ने कहा वैक्सीन की कमी को लेकर, तो उन्होंने बड़े गुस्से में कहा अगर अदालत कह देगी कि इतने टीके दो और हम नहीं दे पाए तो क्या हम फांसी पर लटक जाएं? नहीं हुजूर, बिल्कुल आप फांसी पर नहीं लटके। मैंने सुबह ट्वीट पे लिखा था कि आप सीधा प्रधानमंत्री मोदी को कॉल करें, नंबर तो होगा, वैक्सीन गुरु हैं, उनको कॉल करें और कहें कि भाई टीका चाहिए।
जब विश्व गुरु, टीका गुरु, वैक्सीन गुरु प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो टीके की किल्लत क्यों? जब टीके की पुड़िया पूरी दुनिया को बांट सकते हैं, बांग्लादेश में जाकर टीके की पुड़िया के साथ फोटो खिंचवा सकते हैं, तो फिर टीके की किल्लत की जिम्मेदारी कौन लेगा? तो बहरहाल दोस्तों, मुद्दा तो ये था कि ठीक है कि दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश है, लेकिन पुलिस जिसे फंसाना चाहती है, और पुलिस जिसे अगर मौका मिलता है, और पुलिस जिसे अगर ऊपरी आदेश हो, तो किस तरह से किसकी घेराबंदी कर सकती है, यह हम आप बेहतर जानते हैं। इस वीडियो को दोस्तों यहीं ख़त्म करता हूं, फिर मुलाकात होगी किसी वीडियो में। इस वीडियो को दोस्तों यहीं ख़त्म करता हूं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। और एक बात और, बहुत सारे वो राष्ट्रवादी पत्रकार जो लगातार इन सब से मदद मांग रहे थे, जिन्होंने अभी तक मेरे वीडियो बनाने तक उनमें से किसी का ट्वीट मैंने नहीं देखा है कि ये दिल्ली पुलिस का रवैया सही नहीं है, या दिल्ली पुलिस की मंशा अगर इन्हें परेशान करने की है तो हम उसके मुखालफत करते हैं। अगर ऐसा कोई ट्वीट दिखे तो मुझे बताना, और उसके बाद इन्होंने महीने भर में कितनी बार मदद मांगी है वैसे ट्वीट आप अगर खोज सकते हैं तो आप मेरे ट्विटर पर टैग करें, मैं उसका इस्तेमाल दोबारा किसी वीडियो में करूँगा। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। नमस्कार।